मैं भी एक जिद्दी था। मैं मार खाते खाते मर जाना पसंद कर रहा था, लेकिन चची के नापाक कदमों को छू कर माफी मांगना गवारा नहीं कर रहा। चचा जान मुझे मारते मारते बेहाल हो गए। वो मुझे खींचते हुए अपने कमरे के करीब लाए और वहाँ एक स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। पहले उन्होंने धमकी दी थी कि चची से माफी ना मांगने की सूरत में वो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन वो मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि मैं अपनी पुप्पी के पास चला जाऊंगा, फिर उनकी शय पाकर जमीनों जायदाद के कागजात का मुतालबा करूंगा। यही वजह है कि वो मार पीट से मेरे दिल में दहशत बिठाकर मुझ पर अपने जेर असर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्टोर में बंद करने के बाद सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रखा। मैंने कई बार दरवाजे को पीट पीट कर फरियाद की। जवाब में सिर्फ एक बार मुझे शहना की आवाज सुनाई दी। वो दूसरी तरफ से दरवाजे को पीट पीट कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके माँ बाप की आवाज सुनाई दी। चची उसे झिड़कती हुई वहां से ले गई। थोड़ी देर बाद चचा जान ने दरवाजा खोल दिया। सुबह से शाम तक भूखा रहने के बाद मेरी जिद्दी तबीयत जरा मुजमल सी हो गई थी। उसके बावजूद भूखा प्यासा इस घर से चला जाता, लेकिन शहीना की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। फिर ये कि चचा जान भी नरम पड़ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गए। वहाँ शहीना अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई और भाई जान कहती हुई मुझसे लिपट गई। मेरे जी में आया कि उसे मोहब्बत से मैं चूम लूं, मगर मुझे तमाचे याद आ गए। इन तमाचों ने कैसी गैरत पैदा कर। शहीना कुछ पराई पराई सी लग रही थी। चचा जान हम दोनों को गहरी नजरों से देख रहे थे। इसी वक्त चची ने शहीना का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे वहां से ले जाने लगी। वो मेरे पास आने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई। मैं बेबसी से सर झुकाकर चचा जान के साथ खाने की मेज पर आ गया। मुलाजिम मेज पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो चचा जान ने नरम लहजे में कहा, फरहाद मैं हमेशा तुझे बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या शहीना तुझे बहुत अच्छी लगती है? जी हाँ, मैंने खलूसे दिल से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं शहीना से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैंने चौंक कर सर उठाया और उन्हें हैरानी से देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहीना से मेरी शादी भी हो सकती है। मेरे सामने शहीना होती या कोई दूसरी लड़की होती, इस उम्र में मैं बहन के सिवा किसी दूसरे रिश्ते के मतलब सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चचा जान सोच रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बेटी की रिश्वत देकर मुझे अपने काबू में रखना चाहते थे। शहीना मेरी बहन है, मैंने जवाब दिया। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। चचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर जरा सख्त लहजे में कहा, इसे बहन कहकर अपनी गंदी जहनियत को न छुपाओ। तुम्हारे और शहीना के मतलब क्या फैसला करना चाहिए ये मैं बेहतर समझता हूँ। खानदान में जितनी लड़कियां होती हैं वो शादी से पहले बहन होती हैं। इनमें से अगर किसी से शादी हो जाए तो वो बीवी बन जाती है। तुम मुझसे बहस ना करो, चुपचाप खाना खाओ। मैंने भी बहस करना मुनासिब नहीं समझा, खामोशी से खाना खाने लगा। दूसरे दिन शहीना को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। वो अपने माँ बाप के लिए दर्द सर बन गई थी। मेरे सिवा किसी के पास रहना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसे एक तवील मुद्दत के लिए मुझसे दूर कर दिया। ये सब चची के मशवरे पर हुआ। वो समझती थी कि शहीना अभी बच्ची है, जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाएगी वो मुझसे दूर रहकर मुझे भूलती जाएगी। फिर मेरी शरीके हयात बनाने के लिए चची उसे अपने तौर पर ट्रेनिंग देंगी कि शहीना बीवी बनने के बाद किस तरह मुझे यहाँ घर दामाद बनाकर रहने पर मजबूर करेगी। इस वक्त मैं यकीन से नहीं कह सका कि शहीना मुझसे दूर रहकर मुझे याद करती है या नहीं, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में उसे याद करता था और घंटों एक जगह बैठकर इन नफरतों के मतलब सोचता था जो मुझे इस घर से मिल रही थी। चचा जान कहते थे कि मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठा रह जाता हूँ, जिस चीज को देखता हूँ उसे पूरी तवज्जो से यूं देखता रह जाता हूँ जैसे इस चीज को निगाहों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि मैं कुंद जहन और गिब्बी हूँ, शायद तालीम हासिल नहीं कर सकूंगा। यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चों को हाई सोसाइटी के इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया था और मुझे मुतवसत तबके के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। ऊंची मसनद पर बैठकर पढ़ा जाए या फर्श पर, मकामात मुख्तलिफ होते हैं लेकिन मकसद एक होता कि तालीम हासिल की जाए। तालीम के दौरान मेरी जहानत चमकने लगी। मैं जो किसी चीज को पूरी तवज्जो से देखते रहने का आदी था, वो आदत इल्म के हसूल में काम आ गई। मैं जिस सबक को एक बार तवज्जो से पढ़ता था वो हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाता। मुझ पर नाम रखने वाले चचा जान की औलाद कुंद जहन और गिब्बी साबित होने लगी और मैं हर साल इम्तिहानात में अव्वल आने लगा। शहीना अपने नाना के यहाँ रहने के लिए पिंडी गई तो वहीं की होकर आई। 5 साल के बाद वो एक दिन के लिए लाहौर आई थी, लेकिन उस दिन मैं दोस्तों के साथ चांगा मांगा चला गया था। चची को एक हफ्ते पहले मालूम हो गया था कि मैं एक दिन के लिए लाहौर से बाहर जा रहा हूँ। शायद इसलिए उन्होंने शहीना को सुबह से शाम तक के लिए बुलाया था, फिर शाम होने से पहले ही उसे उसके मामू के साथ रुखसत कर दिया। जब मुझे इसकी आमद रुखसत
का इल्म हुआ तो दिल को एक हल्की सी ठेस पहुंची। मुझे यकीन हो गया कि चची की साजिश कामयाब होगी, वो मुझे भूल चुकी है। अब आइंदा मेरी जिंदगी में आएगी तो उसका एक नया रूप होगा, नया ढंग होगा। वो बचपन की शैना मर चुकी होगी। 3 साल और गुजर गए। मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और जब नतीजा निकला तो मैं सूबे भर में अव्वल आया था। गजाला और जहीर 3rd डिवीजन में आए थे। उन्हें तालीम से ज्यादा हाई सोसाइटी में वक्त गुजारने से दिलचस्पी थी। मेरे वालिद की जमीनों से हासिल होने वाली आमदनी की बदौलत वो शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास घूमने फिरने के लिए कारें थी और मैं साइकिल चलाता। उनका म्यारे जिंदगी जितना बुलंद था इतने ही उनके अखराजात भी थे। गजाला और जहीर हमेशा दौलतमंद घरानों के लड़के और लड़कियों के साथ तफरीह प्रोग्राम बनाते रहते और मुझे यूं नजरअंदाज कर देते थे कि जैसे मैं उनके घर का कोई मुलाजिम हूं। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के मुनासबत से मेरे चेहरे के नखूश और कदो कामत से अब ऐसा मर्दाना वकार झलक रहा था कि जहीर की रेसाना शख्सियत मेरे सामने फीकी पड़ गई थी। मैंने बारहा महसूस किया था कि उसके साथ घूमने फिरने वाली लड़कियां मुझे अजीब लगन से देखती हैं। कोठी के पाइन बाग में एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। एक शाम में उधर से गुजर रहा था। जहीर की एक गर्लफ्रेंड ने मुझे आवाज दी, हेलो फराद, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लड़कियों के साथ खेलकर हारना और जीतना एक बराबर है। वो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। इसके साथ दूसरी लड़कियां भी पूछने लगी, हाँ हाँ बताओ, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है, मैंने जवाब दिया, कि लड़की को खुश करने के लिए हार जाओ तो मर्द की तौहीन होती है और अगर जीत जाओ तो लड़की नाराज हो जाती है। वाह, ये तो फजूल सी मंतक है। एक लड़की ने गर्दन चटक कर कहा। मंतक नहीं है, जहीर ने तंज किया। दरअसल ये पेंडू है, इसे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, ये सिर्फ गुल्ली डंडा खेलना जानता है। इसके साथ खड़ी हुई लड़की इस तंज पर कैका लगाने लगी। मैंने करीब आकर गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा सर भी तोड़ना जानता हूँ। वो अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने हाथ में पकड़ा हुआ रैकेट खींचकर मुझे मारा। मैंने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अब पता नहीं रैकेट कुछ कमजोर था या मेरी कुल्लाई में फौलाद की शक्ति थी कि किलाई से टकराते ही रैकेट टूट गया। वहां कितनी लड़कियों के मुंह से हैरत भरी हाय निकल गई। नाजुक अंदाम लड़कों के दरमियान रहने वाली इन लड़कियों को नजरों में मैं इस वक्त एक हरकुलिस से कम न था। मैंने बाएं हाथ से ढाल का काम लेकर दाएं हाथ से एक मुक्का जहीर की नाक पर ठोंक दिया। उसके दो साथी मुझ पर झपट पड़े। एक को मैंने बगल में दबाया और कूल्हे पर रख कर दूसरी तरफ फेंक दिया। दूसरे को मैंने घूंसों पर रख लिया। उजाला के बॉयफ्रेंड भी अपनी मर्दानगी दिखाने आए। अगर वो एक साथ पुल पड़ते तो मैं नहीं कह सकता था कि इस वक्त मेरी पोजीशन क्या होती, मगर वो यके बाद दीगरे जरा सोच सोच कर आ रहे थे। जहीर एक घूंसे में बेकार हो गया था, उसकी नाक से खून बह रहा। उसने इसी में आफियत समझी कि फौरन ही चकरा कर बेहोश हो जाए। कुछ लड़कियां चीखती हुई दूर भाग गई थी, कुछ ऐसी थी जो जरा परे होकर बड़ी दिलचस्पी से मेरे लड़ने का तमाशा देख रही। गजाला एक तरफ खड़ी होकर बड़ी खामोशी से कभी मुझे और कभी अपने बॉयफ्रेंड कैसर को देख रही थी। एक वही था जो गजाला के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। वो बड़ी जीदारी से लड़ रहा था और बड़ी बेहयाई से मार खा रहा। लड़कियों की चीखों पुकार सुनकर चची दौड़ती हुई कोठी से बाहर आ गई। उनके साथ 2 मुलाजिम भी आए। मुलाजिमों ने इन सब से पहले जहीर को संभाला क्योंकि वो उनके मालिक का लाडला बेटा था। चची मुझे कोसने और गालियां देने लगी। कमीने, बदजात, मेरा खाता है और मेरे ही बच्चे पर हाथ उठाता है। आज तेरे चचा से कहकर तुझे धक्के देकर यहाँ से ना निकाला तो मेरा नाम शमशाद बेगम नहीं, गुंडा, लुच्चा, लफंगा। अब मैं बचा नहीं था। मुझे अपनी फूफी से मालूम हो चुका था कि वो सब मेरी दौलत पर ऐश कर रहे हैं, इसलिए उस रोज मैं शेर बन गया था। मैंने कहा, ये कोठी मेरे अब्बा जान के पैसों से खरीदी गई है, आपके अच्छे भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। आने दीजिए चचा जान को, मैं भी आज अपनी जमीन जायदाद का फैसला करूंगा। ये कहकर मैं कोई जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डिग भरता हुआ वहाँ से जाने लगा। लाजम जहीर को उठाकर पिछले दरवाजे से कोठी में दाखिल हो रहे। मैं कोठी के अगले हिस्से की तरफ जाने लगा। वहाँ पोर्च में एक टैक्सी खड़ी हुई थी। कोठी का चौकीदार टैक्सी की डिग्गी से सामान निकाल कर अंदर ले जा रहा और एक नौजवान लड़की अपना पर्स खोलकर टैक्सी का किराया अदा कर रही थी। मैं लम्हे के लिए ठिठक गया। वो भी मुझे देखने लगी। मैं बयान नहीं कर सका था कि वो किस कदर हसीन थी। यहाँ जितनी लड़कियां आती थी उनमें सबसे हसीन लड़की गजाला थी, लेकिन उस अजनबी लड़की के सामने गजाला को हुस्न भी मान पड़
مر جاتا۔ میں نے دل میں کہا یہ بھی ان بڑے لوگوں کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں ناگواری سے آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسی وقت اس کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بھائی جان۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، ایک دم سے وقت اچھل کر 8 برس پیچھے چلا گیا۔ میری شاہینہ زندہ ہو گئی۔ ٹیکسی پورٹ سے رنگتی ہوئی جا رہی تھی، وہ آگے بڑھتی ہوئی حیرانی سے بولی، بھائی جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں شاہینہ ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگنے ہی والی تھیں۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہو تم۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے بھول چکی ہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے پریوں اور شہزادوں کی وہ تمام کہانیاں یاد ہیں جو آپ سنایا کرتے تھے۔ یہاں سے پنڈی تک آپ کی برائیاں ہی ہوتی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ میرا سارا بچپن آپ کی گود میں گزرا۔ ایک بوڑھی ملازمہ نے بتایا تھا کہ ممی مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، آپ مجھے فیڈر سے پلایا کرتے تھے۔ آپ ہی میری ماں ہیں اور میرے باپ ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ نفرتوں کے اس تاریک جنم میں ایک ایسی پاکیزہ محبت کی کرن پھوٹ پڑی تھی کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگا۔ میں نے فرط محبت سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اسی وقت چچی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، ارے رے بے حیا، بے شرم، یہ کر کیا رہا ہے؟ تجھے خدا غارت کرے، نہ جانے کب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ جا اپنی کسی بہن کو پیار کر، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں ہے۔ میں اپنی ہی بہن کو پیار کر رہا ہوں۔ میرے پیار کی پاکیزگی کو وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور شائنہ کو بازو پکڑ کر کہتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں شیطان ہے، یہ تمہارا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مگر تم سمجھتی ہی نہیں۔ سامان اندر بھجوا دیا اور یہاں کھڑی ہو کر اسی کے فریب میں آ رہی ہو، چلو یہاں سے۔ شائنہ مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، ہماری تقدیر میں اسی طرح ملنا اور بچڑنا ہے، لہٰذا ہم پھر ملیں گے۔ وہ توحا ذکرہ اپنی ماں کے ساتھ کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچا جان کے آنے تک باہر وقت گزاروں گا، کیونکہ وہاں رہنے سے چچی خام خواہ باتیں سناتی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ میں بھی انہیں الٹی سیدھی سنا دیتا، لیکن اب میں ان کو محض اس لیے طرح نہیں دے رہا تھا کہ شائنہ آ گئی تھی۔ وہ میری بہن تھی، میں اس کے سامنے اس کی ماں سے لڑنا جھگڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا میں وہاں سے چلا گیا۔ چچا رات کے 9 بجے تک گھر آ جاتے تھے۔ میں 10 بجے کوٹھی میں پہنچا تاکہ چچی سے پہلے اپنی سنا دیں، پھر میں سناؤں گا۔ میں چچا کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ظہیر کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے وقت میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ چچی سے کہہ رہے تھے، بیگم تم خواہ مخواہ اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرو، میں فرات کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ظہیر کو نہیں چھیڑتا بلکہ ظہیر اسے چھیڑتا رہتا ہے۔ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، یہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے۔ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے کہ اگر تم سب اس سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، مگر نفرت بھی نہ کرو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے؟ چچی نے جواب دیا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بہن اسے بیکار رہی ہے، وہ اپنی پھوپھی باتوں میں آ رہا ہے، ابھی شام کو کہہ کر گیا ہے کہ یہ کوٹھی اس کے باپ کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ آپ اسے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ گرمی دکھا گیا ہے کہ آج آپ سے زمین جائیداد کا حساب کرے گا۔ چچا کی بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا، آپا اسے بیکار رہی ہیں، مگر وہ میرے سامنے کا بچہ ہے، ابھی نادان ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اس کے منہ نہ لگے، یہ بھول جاؤ کہ اس نے ظہیر پر ہاتھ چھوڑا ہے۔ دودھ دینے والی گائے کی لات کھانی ہی پڑتی ہے۔ میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت چچا باہر آ گئے، مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو کھٹک گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگے، میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان کروں۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بیکار رہی ہے، وہ اپنی بیٹی زرینہ کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ شاہکوٹ کی زمینیں تمہارے ابا مرحوم کی تھی۔ جب تمہارے ابا مرحوم کا انتقال ہوا تھا تم اس وقت 6 برس کے تھے، زمین جائیداد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بتا دیتے کہ وہ زمینیں دراصل میری ہیں اور میں نے انہیں ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دی تھی۔ چچا جان، میں نے کہا، صرف پھوپھی ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار